नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, संचार की। और अभी हम लगातार लाइब्रेरी के क्लासेस के लिए केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस और अन्य जैसे कि सेट, नेट, इन सब के क्लासेस के लिए कंटिन्यूअसली क्लासेस जारी है और क्लासेस ले रहे हैं। इसी में आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचार। हमने कल इसका पार्ट 1 देखा था। कल के पार्ट 1 में हमने संचार के प्रकार आदि के बारे में चर्चा की थी। तो इसी में हमने देखा था कि कम्युनिकेशंस दो प्रकार के, अगर प्रकार के बारे में बात की जाए तो स्टाइल एंड पर्पस के हिसाब से। एंड फर्स्ट था क्या? फर्स्ट था इसका चैनल्स के अकॉर्डिंग। तो चैनल्स के आधार पर और स्टाइल एंड पर्पस के आधार पर हमने कम्युनिकेशंस के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशंस और लाइब्रेरी साइंस मेरे साथ में। और आज का यह क्लास कम्युनिकेशन का पार्ट 2 होने वाला है। तो आज इन्हीं सब बातों के साथ में आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो अपने साथियों को भी वीडियो देखने के लिए सुझाव दीजिए, उन्हें आमंत्रित कीजिए, ताकि यदि जो भी बच्चा लाइब्रेरी साइंस का है वो यह वीडियो देखे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। अभी कंटिन्यूअसली हमारा वीडियो यूट्यूब में आ रहा है। यदि आप देश के किसी भी हिस्से से देख रहे हैं यह वीडियो तो एक बार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बार हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ में आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज का क्लास है क्या? आज का क्लास है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस की अगर बात करें तो जैसे मैंने कल बताया था कि कम्युनिकेशंस आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, हर एग्जामिनेशंस में लगभग इसका पार्ट रहता है। और यदि आप नेट या सेट के स्टूडेंट हैं, यदि आप ईएमआरएस, केवीएस या एनवीएस के स्टूडेंट हैं, इन एग्ज़ामों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि यदि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, फिर भी आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में कम्युनिकेशंस का पार्ट होगा ही होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके? हम बात कर रहे हैं नेट और सेट का। जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 का भी यह पार्ट है। नेट सेट के पेपर 1 का भी यह पार्ट होता है ना? नेट और यूजीसी नेट, यूजीसी नेट और सेट का भी ये पेपर 1 जो होता है सिलेबस, उसका ये पार्ट होता है। यहाँ से हर बार कम से कम 2 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। यदि हम 2 से 6 नंबर की बात करें तो 2 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो यदि आप कोई भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं पूरे भारत में, जिसमें कौन सा एग्जाम होगा? जिसमें नेट सेट, इसके अलावा क्या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्या होने वाला है? एक क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज इस क्लास को फिर से पुनः स्टार्ट करते हैं और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस क्या होता है इसके बारे में जाना था। इसी के साथ में आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिनमें हमने कम्युनिकेशंस के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात की थी। तो उन प्रकारों में हमने देखा था, क्या देखा था? उन प्रकारों में हमने देखा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है? ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जो क्या हो, जो बिना बोले किया जाए, इसे क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल। बिना शब्द के जिसमें संचार होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे
नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहा जा सकता है। तो इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में हमने कुछ प्रकारों के बारे में बात किया था, जिसमें काइनेसिक्स, हैपेटिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, आर्टिफैक्ट्स, क्रोनेमिक्स, साइलेंस और क्या है, साइन, इसके अलावा क्या, वो कैलिक्स। तो इन सब प्रकारों के बारे में हमने बात की थी कल। अब इन्हीं में से इन सब प्रकारों को एक बार डिटेल में देखते चलेंगे कि ये प्रकार होता क्या है, कैसे इसकी परिभाषाएं होती है, कैसे ये परिभाषित होते हैं। इन परिभाषाओं के बारे में एक बार बात करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यदि आप यह वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं काइनेसिक्स क्या होता है। तो काइनेसिक्स को हिंदी में बोलते हैं शरीर की भाषा या शारीरिक भाषा। कैने काइनेसिक्स को कहा जाता है शारीरिक भाषा या शरीर की भाषा। तो काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स क्या होता है? तो काइनेसिक्स की बात करें तो काइनेसिक्स में क्या क्या शामिल हो सकते हैं। तो काइनेसिक्स वह भाषा है जो शरीर के विभिन्न पोस्चर है ना, हाव भाव, चेहरे के भाव और बॉडी के जो मूवमेंट होता है, बॉडी का जो चाल होता है, उसके आधार पर जो बातें होती हैं, जो कम्युनिकेशंस होता है, उन्हें कहते हैं शारीरिक भाषा। इसे क्या कहा जाता है? इसे एक और शब्द कहा जा सकता है, एक और शब्द कहा जा सकता है। शब्द को क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, लैंग्वेज, इसे एक और शब्द कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? बॉडी लैंग्वेज। मतलब शरीर की भाषा, की आपकी शरीर क्या भाषा बोल रही है, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है काइनेसिक्स हो जाता है। इसे बोलते हैं शरीर की भाषा या शारीरिक भाषा, है ना। तो इसमें क्या होता है काइनेसिक्स में? काइनेसिक्स में होता है चेहरे के भाव, सिर की क्रिया, ठीक है, आंखों की हरकत, इशारे, है ना, इशारे, इसे क्या बोलते हैं? गेस्चर। आसन, आसन को क्या बोलते हैं? पोस्चर। इसके अलावा शरीर के आकार बनावट में परिवर्तन करना, इसके अलावा व्यक्तित्व की दिखावट। तो ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब बातें आ जाती हैं किसमें? शारीरिक भाषा में। किस में आ जाती है? काइनेसिक्स में। इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भाषा होती है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या? काइनेसिक्स कहा जाता है। इसे शरीर की भाषा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करें तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो संचार के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो संचार के रूपों के बारे में भी हमने इससे पहले क्लास में चर्चा किया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में इसे क्या समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो संचार के जो मोड्स हैं उनमें क्या होता है, एक बोला जा सकता है इसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या कहा जा सकता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक लोग क्या होते हैं? आपस में बातचीत करते हैं। दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं? आपस में बातचीत करते हैं। ये क्या हो जाता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है? पारस्परिक संचार कहा जाता है। इसमें दो व्यक्ति आपस में, जैसे कि हम और आपके हम और हमारे मित्र आपस में जो भी बातें करते हैं वो क्या होता है? वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज, सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज हो जाता है क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस क्या होता है? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में व्यक्ति अपने आप से क्या करता है? संवाद करता है। अपने आप से क्या करता है? संवाद करता है। जैसे कि क्या? जैसे यहाँ पे सोचना, है ना, जैसे यहाँ पे सोचना और मनन करना। ठीक है, कई बार व्यक्ति स्वयं से ही, मतलब इसे हिंदी में कहा जाए तो स्व
स्वसंचार, स्वसंचार कहा जा सकता है। स्वसंचार मतलब खुद से क्या करना, खुद से संचार करना, खुद से बातें करना, खुद से सोचना, है ना। आगे देखते हैं तीसरा, मानव और अमानवीय संस्थाओं के बीच में संचार। ठीक है, मैन एंड मशीन कम्युनिकेशंस। तो क्या हो जाता है इसमें, समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशंस। अब ग्रुप कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो बहुत सारे आदमियों का समूह, बहुत सारे व्यक्तियों के समूह आपस में जो चर्चा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन, लाइक अ मीटिंग, लाइक अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, ये ग्रुप संचार के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मीटिंग करना, मीटिंग, है ना, मीटिंग हो गया। तो मीटिंग हो गया, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा सेमिनार हो सकता है ना, इसके अलावा सेमिनार, सेमिनार, इसके अलावा क्या, कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा क्या हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब सामूहिक संचार के उदाहरण हो गए। ठीक है, इसके बाद में आता है मास कम्युनिकेशंस। मास कम्युनिकेशंस को कहा जाता है जनसंचार। ठीक है, मास कम्युनिकेशंस को हिंदी में कहा जाता है जनसंचार। ठीक है, मास माने होता है जनता और कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, तो मास कम्युनिकेशन अर्थात जनसंचार। तो जनसंचार किससे होता है, जनसंचार वे माध्यम है जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े समूहों के बीच में अपनी बात को संचारित किया जाता है, अपनी बात को भेजा जाता है। ऐसे समूह जो होते हैं इसे कहा जाता है क्या, मास कम्युनिकेशंस। इसमें बहुत बड़ी आबादी शामिल होती है, देश या क्षेत्र या विशेष स्थिति में रहने वाले लोगों की पूरी आबादी इसमें शामिल हो सकती है। इसे क्या कहा जाता है, मास कम्युनिकेशंस कहा जाता है। इसके अगर माध्यम की बात करें मास कम्युनिकेशंस की, तो मास कम्युनिकेशंस के लिए बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जिनमें क्या है, जिनमें टीवी, रेडियो, ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट, इसके अलावा क्या, समाचार पत्र, इसके अलावा क्या, इसके अलावा और भी जो माध्यम्स हैं, जनरल्स हैं, उन सब के माध्यम से संचार किया जा सकता है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशंस आपको समझ आया। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, तो टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि माध्यम से बड़े क्षेत्र में जनसमूह के मध्य, ज्यादा जनसमूह के, बड़े बड़े जनसमूह, जनसमूह में, जनसमूह में संचार करना, संचार करना। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो जाता है क्या, मास कम्युनिकेशंस। आगे बात करें तो इन सब के जो संचार माध्यम है, इसकी अगर समरी की बात करें, इसके अगर सम की बात करें, इनके सारांश की बात करें, तो कम्युनिकेशंस का अर्थ क्या है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो कम्युनिकेशंस का अर्थ होता है शेयर। तो शेयर किसका किया जाता है, तो शेयर किया जाता है विचारों, संदेशों और भावनाओं को एक दूसरे के बीच में शेयर किया जाता है। ये क्या हो गया, ये कम्युनिकेशंस हो गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे इसके सारांश के बारे में और देखते हैं। तो इसके कौन कौन से माध्यम होते हैं, तो इसके माध्यम होते हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। तो इसके माध्यम होते हैं क्या, ओरल, रिटन एंड गेस्चर। मतलब क्या, बोलकर, लिख कर या बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। आगे बात की जाए तो आगे बात करते हैं संचार वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है। ठीक है, बोलकर या बिना बोले भी क्या संचार हो सकता है ना। इसके अन्य प्रकार में अगर बात की जाए तो अगर बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड बात की जाए तो कैनेसिक्स, हैपेटिक्स, प्रोक्सेमिक्स आदि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के प्रमुख अंग हैं, प्रमुख उदाहरण आ जाते हैं। मास कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दोनों आधुनिक समाज में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं, है ना। दोनों क्या हो रहे हैं, आधुनिक समाज में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले क्या है, कम्युनिकेशंस माध्यम है, कम्युनिकेशंस प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं तो कम्युनिकेशंस जब होता है तो कम्युनिकेशंस में
कम्युनिकेशंस में अगर देखा जाए तो दो व्यक्तियों के बीच में यदि संवाद हो रहा हो, दो व्यक्तियों के बीच में यदि बातें हो रही हो, तो उनके बीच में जो भी रुकावट आती है, ठीक है, उसे बैरियर्स कहा जाता है। एक गलत माध्यम, एक गलत स्रोत, एक गलत डिकोडिंग, एक गलत इन ई कोडिंग, है ना, इन सब से क्या हो सकता है, इन सब से आपका जो वार्तालाप है, आपका जो संचार है वो खराब हो सकता है। तो संचार के बीच में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बैरियर कहा जाता है। तो इसके बारे में, संचार में आने वाली बैरियर्स या रुकावट के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, तो ये होता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं। अगला टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं। तो संचार में बाधाएं वह सभी रुकावटें हैं, क्या है, वह सभी रुकावटें हैं जो संदेश के भेजने, प्राप्त होने, समझने की प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि हम किसी भी प्रकार से किसी भी मीडियम में संदेश भेज रहे हैं और उस संदेश को भेजने में किसी भी प्रकार की यदि रुकावट आ रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे बैरियर कहा जाएगा। ठीक है, उसे बैरियर कहा जाएगा। ठीक, आगे बात करें, जब जानकारी स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न पहुंचे, है ना, स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या जो श्रोता है जहां तक हमें संचार को पहुंचाना है, अपनी बातों को पहुंचाना है, वहां तक स्पष्ट रूप से बात न पहुंचे, या भाषा, उपकरण, स्थान, संस्कृति या धारणा के कारण संदेश गलत समझा जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे संचार में बाधा कहा जाएगा। संचार में अगर बाधा की बात की जाए तो संचार में अनेक प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं, जैसे कि यहीं पर दिया हुआ है क्या क्या हो सकती हैं। तो भाषा संबंधित बाधाएं हो सकती हैं, भाषा हो गया। दूसरा क्या हो गया, उपकरण, उपकरण से संबंधित। तीसरा अगर बात की जाए तो तीसरा स्थान से संबंधित, स्थान संबंधित बाधाएं। चौथा अगर बात की जाए तो चौथा क्या, संस्कृति, है ना, संस्कृति से संबंधित बाधा हो सकती है। ठीक, आगे बात की जाए, आगे अगर पांचवा बात किया जाए तो वो क्या हो सकता है, धारणा से संबंधित हो सकता है, कि हर व्यक्ति की धारणा क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। अन्य बात किया जाए तो अन्य चैनल्स, चैनल से संबंधित क्या हो सकती है, बाधाएं हो सकती हैं, है ना। अगला बात किया जाए तो अगला क्या हो सकता है, अगला अगर बात किया जाए तो अगला हो सकता है क्या, व्यक्ति के विश्वास से संबंधित हो सकता है ना, विश्वास से संबंधित हो सकता है, ये इसी का धारणा का ही रूप माना जा सकता है। तो इस प्रकार की अलग अलग क्या हो सकती है, इस प्रकार की अलग अलग बाधाएं आ सकती हैं कम्युनिकेशंस में। तो इन्हीं बैरियर्स के बारे में बात करते हैं। तो बैरियर्स क्या होता है, दो लोगों के बीच में संचार में आने वाली जो बाधाएं होती हैं, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले संचार, या दो समूहों के बीच में, या किसी भी प्रकार के संचार के बीच में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है, बैरियर कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो प्रमुख बैरियर कौन कौन सी हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होती है, जैसा हमने ऊपर चर्चा किया था कि प्रमुख बाधाएं की अगर बात की जाए तो भाषा संबंधित क्या हो सकते हैं, बैरियर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक देश, एक समाज, एक क्षेत्र की बात करें तो प्रत्येक, जैसे कि हमारा ही देश है भारत देश, यदि भारत देश की बात करें, यदि भारत देश की बात करें तो भारत देश का ये वाला क्षेत्र कश्मीर है ना, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोला जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जाए तो यहाँ राजस्थानी, इस क्षेत्र में जाए तो हरियाणी, इस क्षेत्र में जाए तो पहाड़ी भाषा, इधर आए तो इधर, इधर क्या, इधर भी पहाड़ी, और क्या, इधर यूपी वाली भाषा, है ना, भोजपुरी आदि। इधर आए तो ये यहाँ गुजराती, यहाँ आए तो यहाँ मराठी, इधर आए तो इधर
तमिल क्षेत्र दक्षिण भारतीय भाषाएं इधर बोली जाती है ना, भारतीय भाषाएं यहाँ बोली जाती है। तो क्या है, हिंदी भाषी अगर हम क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग हिंदी भाषी, यहाँ के लोग बंगाली, यहाँ उड़िया है ना, और इधर आंध्र, तो इधर मध्य प्रदेश, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को यदि हम साउथ में जाते हैं या साउथ वाले यदि हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं, तो डेफिनेटली लैंग्वेज बैरियर होता है। हम जो चीज़ बोलना चाहते हैं उन्हें समझ नहीं आता, और वो जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो हमें समझ नहीं आता। तो इस प्रकार की जो चीज़ों को ना समझ आने वाली बात है, भाषा के कारण न चीज़ें समझ में आई, इससे क्या होता है, इससे दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस बैरियर पैदा होते हैं। और इन्हीं कम्युनिकेशंस बैरियर को, इन्हीं संचार में आने वाली बाधाओं को, जो भाषा के कारण आती है, भाषाई बाधा कहा जाता है। देखिए, अगर इसकी बात की जाए, तो इसकी बात करें तो भाषा संचार का क्या है, मुख्य माध्यम है। भाषा में अंतर या भाषा का गलत उपयोग सबसे बड़ी बाधा है। जैसे कि भाषा के बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं और उसके बारे में बात करें, ठीक है, उस भाषा में हम बात करना चाहें, तो वो क्या होती है, सबसे बड़ी भाषा होती है। हम सही से चीज़ों को समझा नहीं पाते और सामने वाला सही से चीज़ों को समझ नहीं पाता, तो एक क्या हो जाता है, भाषा संबंधी विकार हो जाता है। इसके अलावा इसकी अगर उदाहरण देखें, तो उदाहरण की बात करें तो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, जैसे कि मैंने बात किया, पूरे इंडिया में जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में अगर बात की जाए, उत्तर में अलग है ना, दक्षिण में अलग, पूर्व में अलग, पश्चिम में अलग, तो चारों दिशाओं में लोग भाषाएं अलग अलग बोलते हैं। कठिन या तकनीकी शब्दों का प्रयोग, गलत उच्चारण, कई बार सेम शब्द सेम लैंग्वेज ही बोलते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज में इतने कठिन शब्द हो जाते हैं कि उन्हें समझना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। केवल उस सब्जेक्ट के जो बहुत व्याकरणाचार्य है वही लोग वो शब्द समझ पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कठिन शब्द भी कम्युनिकेशंस में एक बाधा के रूप में प्रयोग होता है। और किसी शब्द का गलत उच्चारण करने से, यदि उच्चारण ही गलत हो जाए, तो एक उच्चारण मात्र से क्या हो सकता है, किसी भी भाषा की किसी भी शब्द की मीनिंग गलत हो सकती है। तो गलत उच्चारण भी क्या हो सकता है, भाषा संबंधी बाधा में आ सकता है। इसके अलावा अस्पष्ट या दो अर्थी शब्द का प्रयोग करना, है ना, तो अस्पष्ट या दो अर्थ वाले शब्दों का भी प्रयोग क्या हो जाता है, भाषा संबंधी विकार में आते हैं। ठीक है, जैसे कि वो है ना एक उदाहरण, कनक कनक ते ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, है ना, जो खाए पछताए नर, जो ना खाए पछताए, ऐसा कुछ। तो कनक कनक, कनक मतलब सोना, और कनक मतलब और क्या होता है ना। तो इन सब बातों में, इसमें भी क्या है, इसमें एक ही शब्द के क्या है, दो अर्थ हैं। तो जब तक आप उन दोनों अर्थों को नहीं समझोगे, तब तक इसका क्या अनुवाद करना, इसकी व्याख्या करना मुश्किल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अस्पष्ट या दो अर्थी शब्द हो गए, है ना। आगे बात करें तो आगे इसका परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम क्या होता है, भाषा संबंधी अगर कोई बैरियर आता है, भाषा संबंधी कोई दिक्कत आता है, तो इसका परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम होता है संदेश सही अर्थ में सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, और क्या होता है, गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है समझने में। ठीक है, समझने में क्या हो सकती है, गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, फिजिकल या लोकेशन बैरियर। तो फिजिकल या लोकेशन बैरियर क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति, जैसे कि हमारा देश इतना विशाल देश है ना, हमारा देश कैसा है, बहुत बड़ा देश है। तो हमारे देश में, हमारे पूरे देश की अगर बात की जाए, तो हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक, हमारा देश जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया था, फिर से बना देते हैं। तो हमारा देश क्या बन गया भाई, तो हमारा देश क्या है, काफी बड़ा है।
चलो ठीक है। तो हमारा देश क्या है, काफी बड़ा है। अब देखो यहाँ अंडमान निकोबार है ना, इधर लक्षद्वीप, इधर क्या है, इधर इधर क्या है, इधर हिमालय है ना, माउंटेन हिमालय। ठीक, इधर क्या है, इधर नदियाँ। ठीक है, और इन बीच में, इन सब के बीच में क्या है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में रहता है, जैसे कि ये अंडमान निकोबार क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में पहुंच क्या हो जाता है, पहुंच बहुत दुर्लभ हो जाता है, आसान नहीं होता है ऐसे जगहों में पहुंचना। तो इसे क्या कहा जा सकता है, ऐसे जगह जहां पर पहुंचना दुभर हो, ऐसे जगह जहां पर संसाधन कम हो, ऐसे जगह जहां पर लोग कठिनाई से पहुंचे, तो ऐसे जगह में पहुंचना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों तक संसाधन और उपलब्धता की कमी होती है, जिसके कारण उन तक इफेक्टिव वे में कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं पहुंच पाता। बहुत ही साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो बहुत ही कम उन तक कोई भी संचार माध्यम पहुंच पाता है। तो एक ऐसी बैरियर हो जाती है, ये लोकेशंस बैरियर हो जाती है, स्थान की भाषा हो जाती है। जैसे कि हम अगर इसकी बात करें, तो जब संचार करने वाले लोग, ठीक है, जब आपस में बात करने वाले लोग, संचार करने वाले लोग अलग अलग स्थानों, शहरों या देशों में हो, या उनके बीच दूरी बहुत अधिक हो, तो संचार प्रभावित होता है ना। when teams are spread across the world and diverse team are created। ठीक है, इसके अलावा जो मैं बोला कि लोकेशंस में ऐसे दूरस्थ एरिया में ऐसे संसाधनों की कमी के कारण क्या हो जाता है, भी लोकेशंस प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, और व्यक्ति में अगर दूरी बढ़ गई है, तो उस दूरी के कारण भी क्या होता है, बैरियर आता है। when teams are spread across the world and diverse team are created। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, बैरियर होता है। इसके जो कारण हैं, अगर कारण की बात की जाए, तो कारण में देखते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, लोकेशंस बैरियर के। तो लोकेशंस बैरियर का एक सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए, तो वो क्या हो सकता है, समय का अंतर। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, पूरे देश क्या है, पूरे देश में हर देश का अलग अलग टाइम जोन है। ठीक है, हमारे देश का टाइम जोन क्या है, हमारे देश का टाइम जोन है 5:30, है ना, 5:30 है। वैसे ही हर देश का अपना अपना क्या है, अपना अपना अलग टाइम जोन है। जैसे कि अगर हम रसिया की बात करें, तो रसिया में आई थिंक 14, टोटल 14 टाइम जोन है। एक देश में इतने सारे टाइम जोन है। तो वैसे ही अलग अलग टाइम जोन में, जैसे आज इंडिया में अभी टाइम हो रहा है 7:30 के टाइम हो रहा है, 7:40 की टाइमिंग हो रही है। लेकिन यही टाइमिंग कोई दूसरी अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में क्या हो रहा होगा, अलग टाइम हो रहा होगा। अमेरिका में हो सके तो अभी 1 बज रहा होगा, है ना। तो क्या होगा, 1 बजे 1 PM हो रहा होगा, सॉरी 1 AM हो रहा होगा। तो 1 AM होने पर वहाँ के लोग क्या हो रहे होंगे, वहाँ के लोग सो रहे होंगे, है ना। तो क्या हो सकता है, इसके कारण भी, अलग अलग टाइम जोन के कारण भी लोग, जैसे वहाँ लोग जग रहे हैं, यहाँ हम सो रहे हैं, या यहाँ हम जग रहे हैं, वहाँ लोग सो रहे हैं। तो टाइम जोन के कारण क्या हो सकता है, कम्युनिकेशंस में बाधा हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो भौगोलिक दूरी के कारण, यदि उपकरण हमारे पास में नहीं है, यदि मोबाइल फोन नहीं है, तो एक व्यक्ति क्या है, बहुत दूर में है, तो उसके तक फिजिकली पहुंच पाना क्या हो जाएगा, असंभव टाइप से चीजें हो जाएंगी। तो भौगोलिक दूरी के कारण भी बाधा आ सकती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति अगर दूरस्थ स्थान में है, तो उससे क्या होगा, उससे प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाएगा, और अगर प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, इफेक्टिव वे में उनसे बात नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिव वे में आप अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का बैरियर हो गया। इसके अलावा आमने सामने बातचीत न होने से भी कई चीजें, कई बार बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, अगर आमने सामने बात नहीं होती है तो। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम हो जाता है संदेश देर से पहुंचती है ना। और टीम के बीच में जो भी आपका समूह है, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में क्या हो जाता है, तालमेल की कमी हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कम्युनिकेशंस बैरियर में। पुअर इक्विपमेंट बैरियर, मतलब खराब इक्विपमेंट यूज करने के कारण, खराब उपकरण यूज करने के कारण भी बैरियर आ सकती है। जैसे कि यदि हम बात करें
तो खराब इक्विपमेंट में ये भी आ सकता है कि आजकल मोबाइल नेटवर्क, जैसे आपके घर में मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा तो हेलो हेलो फोन में हम बात करते रहते हैं, सामने वाला क्या है, सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हैं, ओ ऐसे टाइप से कुछ कुछ आवाजें आती रहती हैं, है ना। तो इस टाइप से आवाजें आने के कारण भी क्या होता है, कम्युनिकेशंस में बैरियर आता है। ये भी क्या आता है, खराब उपकरण के कारण हो सकता है ना। खराब उपकरण में ये चीजें आ सकती है। तो खराब उपकरण, पुअर इक्विपमेंट, खराब उपकरण बाधा ला सकती है। तो संचार में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरण यदि खराब हो तो संदेश क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाता। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, मोबाइल नेटवर्क का खराब होना, इंटरनेट का कमजोर होना, माइक्रोफोन लैपटॉप का खराब होना, माइक का खराब होना, प्रिंटर स्कैनर या रिकॉर्डिंग उपकरण की खराबी, ये सब क्या आ जाती है, ये सब क्या आ जाते हैं, ये सब खराब उपकरण के कारण होने वाली बाधा हो सकती है। इसके परिणाम क्या होंगे, तो इसके परिणाम क्या होंगे, तो संदेश टूट फूट कर क्या होती है, पहुंचती है ना। कॉल क्या है, बार बार कट जाता है। और जब इक्विपमेंट खराब होगा तो गलत डेटा क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अगर कंप्यूटर खराब है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग ढंग से नहीं हो रहा है, तो आपको जो अल्टीमेटली लास्ट में जो आपका रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट गलत रिजल्ट मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी, है ना। तो ये भी क्या होता है, ये भी कम्युनिकेशंस में बैरियर होता है। अब अगली बात करें, नॉइस बैरियर। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार का बैरियर होता है, शोर या व्यवधान। इसे हम हर प्रकार के कम्युनिकेशंस में अगर देखते हैं तो कम्युनिकेशंस के बीच में आने वाली बाधा को नॉइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉइस क्या होता है, नॉइस हर प्रकार की जो व्यवधान है, किसी भी प्रकार की वह व्यवधान हो, उसे क्या कहा जा सकता है, उन्हें नॉइस कहा जा सकता है। नॉइस किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का व्यवधान है जो संदेश को स्पष्ट रूप से पहुंचने से रोकता है। तो नॉइस के अगर प्रकार की बात करें तो भौतिक शोर, जैसे कि ट्रैफिक, मशीनों का शोर, जैसे कि ट्रैफिक का शोर, है ना, मशीनों का शोर। तकनीकी शोर, जैसे नेटवर्क की समस्या, सिग्नल की समस्या। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब नॉइस बैरियर के प्रकार हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो आगे और कौन कौन से नॉइस बैरियर हो सकते हैं। तो नॉइस बैरियर और देखा जा सकता है, तो नॉइस बैरियर में हम देख सकते हैं क्या, मनोवैज्ञानिक शोर, है ना। मनोवैज्ञानिक शोर क्या होता है, जैसे हम कभी हमारा मूड ठीक नहीं है, मूड क्या हो रहा है, हमारा स्विंग हो रहा है, मूड ठीक नहीं है, उस समय कोई हमें क्या करता है, कोई भी बात समझा रहा है तो वो बातें हमारे समझ में नहीं आती। ऐसे समय में क्या होता है, हमें चीजें ध्यान में नहीं रहता, हम भूलते जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो मनोवैज्ञानिक शोर होता है। ठीक है, क्या होता है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है वो। और अगला क्या हो सकता है, भाषा संबंधित शोर हो सकता है, जिसमें किसी भी शब्द का गलत उच्चारण इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, गलत उच्चारण इसमें शामिल हो सकता है। अब आगे बात करें तो इसके बाद में आता है कल्चरल बैरियर। ठीक है, तो देखो, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में हर समुदाय का अपना एक अलग कल्चर होता है। जो कल्चर मेरे समुदाय में मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है किसी दूसरे समुदाय में वह कल्चर उसको अच्छा ना लगे। तो इस प्रकार से कल्चर के बीच में होने वाले यह अनुपयुक्तता, ठीक है, जो हमें एक कल्चर को सही लगे और दूसरी कल्चर को जो खराब लगे, यह अनुपयुक्तता क्या हो सकती है, ये जो माइंड कॉन्सेप्ट है कि उसका कॉन्सेप्ट और मेरा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्चुअल जो बाधा आती है बीच में, उसी को क्या कहते हैं, कल्चरल बैरियर कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कल्चरल बैरियर के बारे में बात करें तो क्या होगा, सांस्कृतिक बाधा क्या होगा, विभिन्न संस्कृतियों के लोग के बीच में रीति रिवाज, सोच, व्यवहार, संकेत, भाषा, मान्यता, मान्यता के आधार पर आधार पर संचार में बाधा हो सकती है ना। संचार में बाधा बाधा हो सकती है
है ना। तो इस प्रकार से जो किसमें हो गए, रीति रिवाज, सोच, व्यवहार, संकेत, भाषा और मान्यताओं के आधार पर जो बैरियर होता है उसे क्या कहता है, उसे कहा जाता है कल्चरल बैरियर कहा जाएगा। कल्चरल बैरियर बैरियर कहा जाता है ना। कल्चरल बैरियर इसे कहा जा सकता है। इसके अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो एक संस्कृति में आंख में देखना सम्मान की बात हो सकती है, वही दूसरी में ये इसे असभ्यता माना जा सकता है। जैसे कि एक न्यूजीलैंड का एक ट्राइब्स है ना, न्यूजीलैंड में एक ट्राइब्स मिलते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ थूकना क्या है, थूकना असभ्यता माना जाता है ना। लेकिन वहाँ एक दूसरे के ऊपर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ट्राइब्स, तो वहाँ एक दूसरे के ऊपर वो थूक कर क्या करते हैं, अपने आप को क्या बोलते, अपने आप का, जैसे यहाँ हम नमस्ते करके किसी का आदर करते हैं, वैसे ही वहाँ एक दूसरे के ऊपर थूक कर उनका आदर किया जाता है। तो ऐसे भी कल्चर हो सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, ये असभ्यता माना जाता है, लेकिन उनके यहाँ उसे अच्छा समझा जाता है। तो ये क्या हो गया, कल्चरल बैरियर के एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा संकेत भाषा हर जगह समान नहीं होता है ना। जहाँ हम किसी संकेत के बारे में अगर बात करें तो हम उसका अर्थ कुछ और निकाल सकते हैं, और कई जगह उसका अर्थ किसी अन्य संस्कृति में उसका अर्थ अलग हो सकता है ना। इसके अलावा समय, ठीक है, पहनावा, बोलने की शैली में अंतर भी क्या आता है, ये सब भी कल्चरल बैरियर होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं परसेप्शन बैरियर। तो परसेप्शन बैरियर की अगर बात करें तो अनुभूति या दृष्टिकोण में भी क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है। जैसे कि कोई किसी राजनीतिक पार्टी को अच्छा समझ सकता है, उसका परसेप्शन अलग है ना। और कोई किसी राजनीतिक पार्टी को कुछ भी बुरा भी बोल सकता है, तो उसका परसेप्शन अलग है। तो परसेप्शंस के कारण भी आपके जो अनुभव है, ठीक है, अनुभूति है, आपकी जो दृष्टिकोण है, इसके अकॉर्डिंग भी क्या आ सकती है, इसके अकॉर्डिंग भी बैरियर उत्पन्न हो सकता है। तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। परसेप्शन का अर्थ होता है क्या, संदेश को अपने अनुभव, भावनाओं और सोच के आधार पर समझना। ठीक है, संदेश को कैसे समझना, संदेश को अपने अनुभव, भावनाओं और सोच के आधार पर समझना। जब दो लोग एक ही संदेश को अलग अलग तरह से समझे तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है कि उनमें परसेप्शन की बैरियर है। उनका परसेप्शन, उनका जो सोच है, उनका जो शब्द का अर्थ निकालने का तरीका है, वो अलग हो सकता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो किसी का व्यवहार हम गलत समझ लें, संदेश को अपनी धारणा के अनुसार बदल देना और पूर्वग्रह के आधार पर किसी संदेश को सुनना। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है आज की राजनीति। आज की राजनीति में हो सके तो आपको अ, आधे व्यक्ति को किसी के द्वारा कहा गया, किसी राजनेता के द्वारा कहा गया जो संदेश है वो अच्छा लगता है, और आधे व्यक्ति को वही संदेश जो उस राजनेता के द्वारा कहा गया है वो आधे व्यक्ति को गलत लगता है। तो ये क्या है, परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परसेप्शन क्या है और मेरी परसेप्शन क्या है। ठीक है, इसका परिणाम अगर देखा जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम अगर परसेप्शन में क्या हो, परसेप्शन में बैरियर हो, परसेप्शन आपका और सामने वाले का अलग हो, तो इससे क्या हो सकता है, इसे अगर मास स्तर पर देखा जाए तो मास स्तर पर इससे क्या होता है, मास स्तर पर इससे क्या हो सकता है, इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है संचार में, और ये सब क्या है, ये सब संचार में विफलता का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन या संचार प्रक्रिया, कौन कौन सी प्रक्रिया में कम्युनिकेशन या संचार की प्रक्रिया होती है, तो इसे एक बार समझ लेते हैं। तो कम्युनिकेशन या संचार की प्रक्रिया तो क्या होता है, देखते हैं एक बार। तो संचार प्रक्रिया क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो संचार प्रक्रिया वह क्रम है जिसके माध्यम से प्रेषक एक संदेश भेजता है और
प्राप्तकर्ता रिसीवर उसे ग्रहण करता है, समझता है और उसका सही उत्तर प्रतिक्रिया देता है। संचार ये पूरा क्या होता है? पहला क्या? प्रेषक, सेंडर। ठीक है, पहला क्या होता है? सेंडर, सेंडर। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेषक। प्रेषक एक संदेश भेजा। ठीक है, ये क्या किया? एक संदेश भेजा। चलो इधर देखते हैं इसको। एक क्या हुआ? एक व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति का नाम है ए। ए क्या है? एक मैसेज भेजता है, सेंडर है मतलब। ए क्या है? एक मैसेज भेजता है और इस मैसेज को क्या करता है? एक मैसेज भेजता है। ठीक है, इस मैसेज को बी व्यक्ति क्या करता है? रिसीव करता है। बी व्यक्ति क्या करता है? इस मैसेज को रिसीव करता है ना? रिसीव। बी व्यक्ति क्या करता है? इस मैसेज को रिसीव करता है ना? और रिसीव करने के बाद में इसका क्या निकालता है? इसका मीनिंग निकालता है। इसका मीनिंग निकालेगा, समझेगा अर्थात, है ना? और मीनिंग निकालने के बाद में फिर जो सेंडर है ना, सेंडर को क्या करेगा? पुनः ए क्या देगा? फीडबैक देगा। क्या देगा? फीडबैक। तो फीडबैक देने के बाद में यह पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? यह पूरी जो प्रक्रिया है, पहले सेंडर के पास में गया। ठीक है, सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से फिर मीनिंग निकाला गया, मीनिंग के बाद में फिर ए के पास में इसका फीडबैक आया। जो ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल क्या कहलाती है? यही जो पूरा सर्कल है ये कम्युनिकेशन कहलाती है। इसी सर्कल को क्या बोलते हैं? संचार की प्रक्रिया बोलते हैं। एक बार पुनः देख लें। एक बार पुनः देखते हैं कि क्या होता है। एक व्यक्ति है ए, है ना? एक व्यक्ति है क्या? ए। इसने क्या किया? एक मैसेज भेजा। इसने क्या किया? एक मैसेज भेजा। मैसेज किसके पास में गया? मैसेज गया क्या? बी के पास में। बी कौन है? बी क्या है? रिसीवर है। ए क्या है? सेंडर। पहला क्या है? सेंडर। दूसरा क्या है? ए क्या है? रिसीवर। ए क्या है? रिसीवर, है ना? दूसरा क्या है? रिसीवर है। अच्छा, sorry। दूसरा क्या है? रिसीवर है। इसके बाद में रिसीवर ने क्या दिया? मैसेज को क्या किया? डिकोड किया। क्या किया? डिकोड, है ना? डिकोड किया। और डिकोड करने के बाद में इसने क्या किया? इधर फीडबैक दिया। तो देखिए, पहला क्या हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं आकर प्रक्रिया क्या हो जा रही है? खत्म हो जा रही है। तो यह जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल को कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, यही जो है वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है। तो संचार की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कितने चरण में होती है? संचार की जो पूरी प्रक्रिया है वो 3 चरण में कंप्लीट होती है। पहला क्या होता है? पहला फेज को कहा जाता है क्या? ट्रांसमिशन फेज। इस फेज में किसी भी मैसेज को जनरेट किया जाता है और उसे भेजा जाता है। इसके बाद में दूसरा जो फेज आता है उसे क्या कहते हैं? ग्रहण चरण, है ना? रिसेप्शन फेज। यहाँ पर क्या किया जाता है? मैसेज को रिसीव किया जाता है। इसके बाद में जो अंतिम चरण आता है, अंतिम चरण को कहते हैं क्या? फीडबैक फेज। यहाँ पे जो रिसीवर है वो सामने वाला मैसेंजर, जिसने मैसेज सेंड किया है, सेंडर को क्या करेगा? अपना फीडबैक देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये पूरी प्रक्रिया एक सर्कल के तौर पर कार्य करती है। गुड इवनिंग। काफी लेट हो गए रवि जी, कहाँ चले गए थे आज? चलिए, इसके बाद में पहला देखते हैं ट्रांसमिशन फेज। तो ट्रांसमिशन फेज क्या होता है? इस चरण में सेंडर संदेश को तैयार करता है ना? और उसे भेजता है। तो पहला अगर ट्रांसमिशन फेज की अगर बात करें तो इसमें भी क्या है? इसमें भी अलग अलग इसके भी स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है सेंडर। मतलब एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पास में क्या आया? एक विचार आया।
उसके दिमाग में क्या आता है, एक विचार आता है, ठीक है। क्या आया, एक विचार आया, एक आइडिया आया, ठीक। और एक विचार आइडिया आया, फिर इसके बाद में इसने क्या किया, तीसरा स्टेप किया, उस विचार को क्या किया इसने, इनकोडिंग किया, मतलब इसे किसी भी रूप, किसी भी तरह से उसे रूप दिया, ठीक है। कोई भी उसका रूप, आकार, शब्द में उसे संसाधित किया, उसे रूप दिया। उसके बाद में उसे रूप देने के बाद में, इनकोडिंग करने के बाद में उसे सेंड कर दिया, उसे फिर क्या किया, उसे मैसेज के रूप में उसे बदला, ठीक है, मैसेज के रूप में उसे पुनः बदला। और उसके बाद में उसने एक क्या किया, उसने एक माध्यम चुना, एक मीडियम चुना, और उस मीडियम के माध्यम से उसने सामने वाले के पास में उस मैसेज को क्या कर दिया, उस मैसेज को सेंड कर दिया। तो इसमें क्या क्या आ गए, पहला आया क्या, इसमें क्या क्या आ गया, तो ट्रांसमिशन फेज में क्या आया, ट्रांसमिशन फेज की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल हो गए ट्रांसमिशन फेज में, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन फेज में। तो ट्रांसमिशन फेज में क्या आ गया, पहला आ गया क्या, सेंडर, मतलब भेजने वाला, भेजने वाला, ठीक है। भेजने वाला क्या हुआ, पहला व्यक्ति हुआ, ठीक है, इसका नाम कोई भी हो सकता है। इसके दिमाग में क्या आया, इसके दिमाग में आया क्या, एक आइडिया आया, क्या आया, आइडिया आया। इसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया। और ये आइडिया आया तो इस आइडिया को इसने क्या किया, इसने कन्वर्ट किया, किसको, इनकोड किया, ठीक है, इनकोड किया, ठीक है। इनकोड करने के बाद में इसने क्या किया, इसे इनकोड करने के बाद में इसने इसे मैसेज का रूप दिया, है ना, मैसेज का क्या दिया, रूप दिया, मैसेज में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैसेज कन्वर्ट होने के बाद में ये क्या है, तैयार है किसी दूसरे के पास में भेजने के लिए। तो अब इस ये क्या कर रहा है, मैसेज कन्वर्ट हो गया, इसके बाद में मैसेज के बाद में एक, या तो फोन करके किसी को बोलेगा, है ना, फोन के द्वारा किसी को बोलेगा, या किसी को चिट्ठी लिखेगा, या किसी को व्हाट्सएप करेगा। तो ये क्या करेगा, इसके बाद में किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का क्या करेगा, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये पहला फेज हो गया, ट्रांसमिशन फेज। इसके बाद में दूसरा फेज देखते हैं, इसे बोलते हैं क्या, दूसरा फेज को कहा जाता है रिसेप्शन फेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो चैनल है, चैनल के माध्यम से सेम चैनल का उपयोग करने वाला दूसरा व्यक्ति जिसके पास में यह मैसेज भेजा गया है, वो क्या करेगा, संदेश को प्राप्त करेगा, जो भी मैसेज है उसे प्राप्त करेगा, है ना। इस चरण में रिसीवर संदेश को प्राप्त कर उसे समझता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चरण में संदेश को प्राप्त करेगा, और संदेश प्राप्त करने के बाद में उसे समझेगा। तो इसका जो छठवां स्टेप है, छठवां स्टेप क्या है, रिसीवर प्राप्त करेगा, ये भी सेम चैनल से ही प्राप्त करेगा, ठीक है, उसी चैनल से रिसीवर संदेश को प्राप्त करेगा। यहाँ पर क्या होता है, चैनल आर सेम, ठीक है, चैनल आर सेम, सेम चैनल होगा, जो चैनल में वो भेजा है उसी चैनल में भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। इसके बाद में जो उसने इनकोडिंग किया हुआ था, इनकोडिंग किया हुआ था, ठीक है, इनकोडिंग को ये क्या करेगा, इनकोडिंग को ये क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, डिकोडिंग करेगा, है ना, इनकोडिंग को ये क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने से उसे जो मैसेज का रूप है वो दिखेगा। फिर डिकोडिंग करने के बाद में ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति उस जो मैसेज है, जो उसका आइडिया है, उसका क्या निकालेगा, अर्थ निकालेगा, आइडिया का मीनिंग समझेगा। जब रिसीवर को कोई भी संदेश उसको प्राप्त होगा तो उसका क्या करेगा, ये मीनिंग निकालेगा, है ना, उसका मीन निकालेगा कि इसकी मीनिंग क्या है ना, मीनिंग मीनिंग क्या है, मीनिंग निकालेगा। इसका मीनिंग निकालने के बाद में जब उसको वह मैसेज समझ आ जाएगा तो क्या देगा, तो उसके बाद में फीडबैक देगा, ठीक है। तो फीडबैक का जो फेज होता है ये अलग फेज होता है। इस फेज में क्या होगा, व्यक्ति द्वारा दिए गए मैसेज को वो क्या करेगा, समझेगा।
समझने के बाद में जो 9वां स्टेप होगा वो क्या होगा, फीडबैक होगा। ठीक है, फीडबैक देगा। उस मैसेज को फीडबैक देने का मतलब ये है या तो उसे मैसेज समझ आएगा या तो उसे समझ नहीं आएगा। और यदि उसे मैसेज समझ आ गया और फीडबैक भी उसके पास में प्रॉपरली पहुंच गया, जो जिसने मैसेज सेंड किया था उसके पास में पहुंच गया, तो क्या होगा, कम्युनिकेशंस प्रोसेस सक्सेसफुल माना जाएगा। इसे क्या किया जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया समझा जाएगा। और यदि वह कम्युनिकेशंस बीच में किसी भी कारण से इस आदमी को जिसके पास में मैसेज भेजा गया था उसको समझ नहीं आया, तो उसमें क्या हो आ जाएगा, उसमें फिर उसमें बैरियर आ जाएगा, उसमें व्यवधान आ जाएगी, उसमें बाधा आ जाएगी किसी न किसी प्रकार की। जो क्या हो सकता है, जो हो सकता है, जितने भी हमने बाधा देखे थे ऊपर में, नॉइस, जितने भी जैसे कि कल्चरल बैरियर है ना, लैंग्वेज बैरियर, इंस्ट्रूमेंटल बैरियर, तो इस प्रकार से कोई ना कोई नॉइस आने के कारण में उसे बाद में समझ नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा। और यदि वह व्यक्ति प्रॉपर फीडबैक देता है, उसे उसकी मीनिंग पूरी पूरी तरह से समझ आ गई, तो ये पूरा जो सर्कल हो जाएगा वो क्या होता है, वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के तत्व क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो संचार प्रक्रिया के तत्व, इंफॉर्मेशन, सूचना स्रोत, संचार शुरू करने वाला व्यक्ति। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स, सूचना स्रोत, संचार शुरू करने वाला व्यक्ति, इसका पहला क्या होगा, एलिमेंट होगा। अगर दूसरी एलिमेंट की बात करें, ठीक है, दूसरी एलिमेंट की बात करें तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होता है। पहला क्या होता है, सोर्स, जो व्यक्ति क्या करता है, सूचना संचार करने का क्या करता है, कोशिश करता है, पहला एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, दूसरा एलिमेंट होगा इनकोडर। ठीक है, विचार को शब्द संकेत में बदलने वाला। इसके अलावा क्या होगा तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा एलिमेंट होगा मैसेज, संदेश, जो मैसेज दिया गया है। ठीक है, चौथा क्या होगा, कम्युनिकेशंस चैनल, कौन से चैनल के माध्यम से कम्युनिकेशंस किया जा रहा है। पांचवा क्या होगा, उसमें आने वाले व्यवधान। ठीक है, व्यवधान आ भी सकता है और नहीं भी। और छठवा क्या होगा, डिकोडर। ठीक है, संदेश का अर्थ निकालने वाला। ठीक है, और सातवां क्या होता है, सातवां रिसीवर या डेस्टिनेशंस होता है। इसके अलावा एक और चीज हो सकता है, एक और एलिमेंट हो सकता है, वो क्या है, आठवां। आठवां एलिमेंट की अगर बात करें तो वो क्या हो सकता है, आठवां एलिमेंट, आठवां एलिमेंट हो सकता है क्या, फीडबैक। फीडबैक, फीडबैक क्या होगा, आठवां एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिमेंट हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, कम्युनिकेशंस मीडिया या संचार माध्यम है ना। तो संचार के कितने माध्यम हो सकते हैं, तो संचार के दो तरह से संचार के कई माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, संचार के कई माध्यम हो सकते हैं। यदि पहला बात की जाए तो पहला हम देखते हैं क्या, पहला देखते हैं क्या क्या माध्यम हो सकता है, बताइए आप संचार के। तो संचार के जो वोकल है वो हो सकता है ना, प्रिंट मीडिया है, आजकल इलेक्ट्रिक मीडिया है, आजकल डिजिटल मीडिया है। तो बहुत सारे क्या है आजकल मीडिया आ गए हैं। तो ये सब क्या है, संचार के प्रकार हो सकते हैं। तो संचार के माध्यम को यदि अ, अर्थ की दृष्टि से देखा जाए, यदि हमारे बुक की दृष्टि से देखा जाए तो दो प्रकार के मीडिया हो सकते हैं। एक है क्या, मुद्रित माध्यम, एक है क्या, मुद्रित माध्यम। ठीक है, तो मुद्रित माध्यम में क्या क्या हो जाएगा, तो मुद्रित माध्यम में हो जाएगा समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्ट, नोटिस, पोस्टर और ब्रोशर और हैंड आउट आदि, हैंड आउट्स, जनरल्स है ना, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब प्रिंटेड हो सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आज के डेट में अगर देखा जाए तो दूसरा मीडिया हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। दूसरा मीडिया क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है। आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो सकते हैं
आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली क्या है आज की डेट में है डिजिटल मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो क्या हो सकता है, टेलीफोन, है ना, टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, है ना, प्रसारण माध्यम। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है डिजिटल मीडिया। चौथा अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है, डिजिटल डिजिटल मीडिया, है ना, डिजिटल मीडिया हो सकता है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो और क्या हो सकती है, डिजिटल मीडिया तो हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर बात की जाए तो और अन्य महत्वपूर्ण मीडिया कौन कौन सी हो सकती है, मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में अगर बात की जाए तो अन्य महत्वपूर्ण हो सकता है मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पॉडकास्टिंग, ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म आदि। तो ये सब क्या हो गए, संचार मीडिया हो गए। बेसिकली संचार मीडिया को हम दो तरह से देखते हैं, एक क्या, प्रिंट मीडिया, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, है ना। ठीक है रवि जी, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, संचार मॉडल। ठीक है, कम्युनिकेशंस मॉडल के बारे में हम बात करेंगे कल के क्लास में, संचार मॉडल को देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से संचार माध्यम है, कौन कौन से संचार मॉडल है, इसके बारे में कल के क्लासेस में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं तक। और एक बार वीडियो को यदि आप पूरा देख रहे हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास में यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में बी लिब, एम लिब या कुछ भी लाइब्रेरी साइंस में डिग्री, डिप्लोमा जो भी किया होगा, उनके पास में यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और आप यदि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, नेट सेट, जेआरएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। हम कंटिन्यूअसली इस चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं, हर दिन यहाँ पे एक वीडियो अवश्य आ रहा है ना। तो अपने दोस्तों के पास में वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, यही आपका, आपसे हमारी उम्मीद है, यही आपसे हमारी गुजारिश है। तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। चलिए, गुड नाइट।